हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कच्चा कलवा का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी सारी कहानियाँ आप तक समय से पहुँचती रहें। आपने पिछले भाग में सुना था कैसे कविता को सबके ताने सुनने को मिलते थे, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने गर्भ को नष्ट करवाया और तांत्रिक की मदद से उसे सिद्ध कर दिया और उसे लेकर घर आ गई। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना हो तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको ये कहानी आगे समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। जैसे ही कविता अपने घर में घुसी तो उसकी सास पहले से दरवाजे पर खड़ी होकर उसी का इंतज़ार कर रही थी। कविता को देखकर उसकी सास उसे ताने देने लगी, जिस पर कविता ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कंधे पर बैठा बच्चा कविता से बोला, माँ, ये औरत मरने वाली है। इस पर कविता एकदम से हैरान हो गई और तुरंत मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कविता की सास अचानक से कविता की आवाज़ सुनकर बोली, ये तू अपने में क्या बड़बड़ा रही है? कविता ने तुरंत मना करते हुए कहा, कुछ नहीं। कविता जैसे तैसे करके घर के अंदर चली गई। वहीं उसकी सास गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। कविता सीधा अपने कमरे में चली गई। इस वक्त रात के करीब 3 बजे का वक्त हो चुका था। अपने बच्चे को वहीं छोड़कर वो सो गई। कुछ देर बाद कमरे के अंधेरे में वो भयानक सा दिखने वाला कविता का बच्चा काफ़ी डरावना दिख रहा था। वो एकटक कविता को ही देखे जा रहा था। उस बच्चे ने धीरे से कहा, वो औरत मरने वाली है। इसके बाद वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। कविता की सास राजदेवी अपने कमरे में लेटी हुई थी। कमरे में पूरा अंधेरा था, जिस कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कविता की सास को नींद नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके पाँव को हल्का सा स्पर्श किया था। हालांकि उस वक्त उनके अलावा कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। राजदेवी एकदम से चौंक उठी, पर दूसरे पल इसे भ्रम समझकर शांत हो गई। वहीं फिर दोबारा से सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हल्की सी आंख झपकती, उतने में कमरे में कोई चीज़ हिलने की आवाज़ या तो कुछ गिरने की आवाज़ से उसकी आंख नहीं लग पाती। राजदेवी अपने मन में बुदबुदाते हुए बोली, ये घर में चूहे कहाँ से आ गए हैं? दिन में तो कभी नहीं दिखते, रात में ही नींद खराब करने के लिए निकलते हैं। राजदेवी को अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई बच्चा उस कमरे के कोने में बैठकर रो रहा हो। राजदेवी तुरंत उठकर देखने के लिए लालटेन जला दी, पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती और कभी कभी खिलखिलाकर हंसने की। राजदेवी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उसको काफ़ी तेज़ गुस्सा आ रहा था। राजदेवी गुस्से से बोली, ये किसका बच्चा इतनी रात में रो रहा है? मेरी पूरी नींद खराब करके रख दी। राजदेवी बिस्तर से उठकर बाहर देखने भी गई, पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही वापस लौटकर कमरे में आई तो उन्हें बिस्तर के नीचे से धीरे से आवाज़ सुनाई दी, आप मुझे बाहर मत खोजो, मैं तो यहाँ इसके नीचे बैठा हूँ। राजदेवी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो डरते हुए बिस्तर के नीचे झुकने लगी। जैसे ही नीचे झुककर देखा तो एकदम से शॉक्ड हो गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर के नीचे किसी की 2 लाल रंग की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। बाकी अंधेरे की वजह से शरीर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। राजदेवी एकदम से डर के मारे उठ खड़ी हुई और हकलाते हुए शब्दों में बोली, कौन कौन है? इतने में बच्चे की आवाज़ खिलखिलाते हुए हंसने की तेज़ी से सुनाई देने लगी। अचानक से वो बच्चा बिस्तर से निकलकर बिस्तर के ऊपर बैठ गया। राजदेवी की आंखों के सामने कविता का बच्चा बैठा हुआ था, जिससे राजदेवी की रूह कांप रही थी। उनके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे।
अचानक से कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो गया। राजदेवी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाज़ा मजबूती से बंद हो गया। राजदेवी अपनी पूरी हिम्मत से खोलने की कोशिश कर रही थी, पर दरवाज़ा बिल्कुल हिल तक नहीं पाया। वहीं राजदेवी का शरीर खुद ब खुद हवा में उठने लगा। दूसरे पल वो बिस्तर पर गिर पड़ी। उन्होंने देखा कि वही बच्चा उनकी छाती पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। राजदेवी से सांस लेना ही मुश्किल होते जा रहा था। वहीं उस बच्चे ने अपना नन्हा हाथ उनके गले पर रख दिया और गर्दन दबाने लगा। उतने में राजदेवी का हाथ पैर काफ़ी तेज़ी से छटपटाने लगा। वो उस बच्चे का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, पर ज़्यादा वक्त होने के बाद उनकी सांसें गले के नीचे ही अटकी रह गई और उनकी मौत हो गई। वो बच्चा अभी भी उनके ऊपर ही बैठा हुआ मुस्कुराया जा रहा था। उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ को परेशान करने का नतीजा है। उनको मेरे अलावा और कोई परेशान नहीं कर सकता, वरना वो ऐसे ही मरेगा। इसके बाद वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। वहीं कुछ घंटे के अंदर सुबह हो गई। कविता आराम से कमरे में सोई हुई थी। वहीं रीना राजदेवी को सुबह की चाय देने के लिए उनके कमरे को खटखटा रही थी, पर काफ़ी देर होने के कारण अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर मिलेगा भी कैसे? वो मौत के घाट जो उतर चुकी थी। रीना ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर अंदर से बंद था। रीना अपने पति को आवाज़ लगाते हुए बोली, ए जी, माँ जी काफ़ी देर से दरवाज़ा नहीं खोल रही, ज़रा जल्दी से आकर देखिए तो। रीना का पति जल्दी से आया। उसने भी एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद उसने दरवाज़ा तोड़ना ही सही समझा। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, उतने में रीना की चीखने की आवाज़ पूरे घर में गूंज पड़ी। उसकी चीखने की आवाज़ ने सबको उठा दिया था। कविता जल्दी से उठकर गई तो सामने बिस्तर पर राजदेवी की लाश देखकर एकदम से सन्न खड़ी रह गई। कविता ने अपने आसपास नज़र फेरी तो पास ही उसका बच्चा अदृश्य रूप में खड़ा था, जो सिर्फ कविता को ही दिखाई दे रहा था। वो कविता को देखकर मुस्कुरा रहा था। घर के सारे लोग राजदेवी की मौत पर रो रहे थे। किसी को समझा नहीं था कि जैसे ही रीना की नज़र कविता पर पड़ी, उसने तुरंत कविता के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा, इसने ही माँ जी को मारा है। इसने ही ज़रूर किसी काला जादू से ये सब करवाया होगा। कविता ने आंसू बहाते हुए कहा, नहीं, मैं माँ जी के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वहीं कविता जल्दी मौका खोजकर कमरे की तरफ निकल पड़ी। कविता के पीछे पीछे उसका बच्चा भी आ गया। कविता ने गुस्सा करते हुए कहा, ये तूने क्या किया? मैंने मना किया था ना, उन्हें मारना मत, तो क्यों मारा? कविता अपने बच्चे को डांट ही रही थी। उतने में कविता के कमरे के बाहर से उसकी मझली जेठानी सानिया गुजर रही थी कि उनके कानों में कविता की आवाज़ सुनाई दी। सानिया तुरंत कविता के दरवाजे के पास खड़े होकर सुनने की कोशिश करने लगी। कविता को चिल्लाता हुआ देखकर सानिया अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, आखिर ये किसको डांट रही है? कहीं ये पगला तो नहीं गई ना? या फिर वहीं अंदर कविता की नज़र जब बच्चे पर पड़ी तो वो एकटक दरवाजे की तरफ देख रहा था। जैसे कविता ने बंद दरवाजे को देखा तो उसे महसूस हुआ शायद बाहर दरवाजे से चिपका कोई खड़ा हुआ है। कविता जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलकर देखने लगी तो सानिया वहाँ से तेज़ कदमों से निकल रही थी। कविता उसे देखकर बिल्कुल नहीं टोकती। वहाँ जैसे तैसे करके राजदेवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं कुछ दिन तक तो घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा था, लेकिन एक दिन कविता के पति ने डाक के द्वारा कुछ पैसे कविता को भेजे। जैसे कविता ने देखा तो उसने काफ़ी सारे पैसे रखे हुए थे। ये चीज़ उसकी दोनों जेठानियों ने देख ली, जिससे दोनों के मन में जलन की भावना उत्पन्न हो गई। सानिया धीरे से रीना से बोली, इस पे इतना सारा पैसा इसके पास कहाँ से आ गया? कहीं ये घर की महारानी ना बन के बैठ जाए, नहीं तो हम दोनों को इसकी गुलामी करनी होगी। इसके बाद हर दिन उनकी जलन बढ़ती जा रही थी। अचानक एक दिन कविता रसोई में खुद के लिए खाना बना रही थी। वहीं सानिया भी मौजूद थी। सानिया उसे देखकर बार बार मुंह चमकाए जा रही थी। कविता ने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रखा था
उतने में सानिया के दिमाग में कुछ आया और उसने कविता के सामान्य लहजे में उससे कहा, ज़रा काली मिर्च का डब्बा देना, वहीं तुम्हारे पास जो रखी हुई थी। कविता डब्बा उठाने के लिए थोड़ा सा उठी ही थी, उतने में सानिया ने मौका पाते हुए गर्म दूध का पतीला धीरे से पलट दिया, जिससे सारा खौलता हुआ दूध कविता के ऊपर गिर पड़ा। कविता के कमर के नीचे का हिस्सा जलने लगा। वो दर्द से कराहते हुए छटपटाने लगी। कविता को कराहते हुए देखकर सानिया ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अरे ये क्या किया तुमने? खौलता हुआ दूध खुद पर ही गिरा लिया। कविता को काफ़ी पीड़ा हो रही थी। गर्म दूध से उसका शरीर थोड़ा जल चुका था। पास में खड़ी सानिया हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिसे कविता का बच्चा अदृश्य रूप में गुस्से से घूर रहा था। वहीं शाम के वक्त सानिया खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। उतने में बाहर से उसका पति आ गया। सानिया ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला ही था, अचानक से उसका पति वहीं पर गिर ही पड़ा और तेजी से छटपटाने लगा। सानिया ये देखकर एकदम से घबरा उठी और तेजी से अपने पति के पास गई। सानिया रोते हुए अपने पति से बोली, ये अचानक से क्या हुआ आपको? कोई है? जल्दी आओ, मेरे पति को क्या हुआ? इतने में घर के बाकी लोग भी दौड़ते हुए आए। जब तक घर के सब लोग इकट्ठा हो पाते, उतने में उसके पति का शरीर ठंडा पड़ गया और वो वहीं मर गया। सानिया को अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पति को कोई भी रोग नहीं हुआ था। सानिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। घर के सब लोग काफ़ी दंग थे। वहीं कविता भी ये देखकर बेहद दंग थी। उसे तुरंत मालूम चल गया इसके पीछे भी उसके बच्चे का हाथ है। कविता धीरे से छुपकर अपने कमरे में आई और अच्छी तरह से गेट बंद कर लिया। कविता को कमरे में उसका बेटा नज़र नहीं आ रहा था। कविता ने आवाज़ लगाते हुए उसे पुकारा, बेटा जल्दी मेरे सामने आओ, कहाँ छिपे हो? उतने में कविता के कानों में आवाज़ सुनाई दी, माँ मैं यहीं पर हूँ, मुझे खोज कर दिखाओ। कविता तुरंत उसे देखने के लिए बिस्तर के नीचे झुकी। उसे वहीं दो लाल आंखें थोड़ी दूरी पर दिखी। उतने में कविता कुछ बोलने ही वाली थी, अचानक से पलक झपकते ही उसके बच्चे का भयानक सा चेहरा काफ़ी करीब आ चुका था। कविता तो ज़ोर से डर चुकी थी। कविता ने तुरंत कुछ पल में खुद को शांत करते हुए एक लंबी सांस ली और गहरी सांस लेकर उसके बाद अपने बच्चे से बोली, तुमने इसको भी मौत के घाट उतार दिया ना? ये सुनकर वो बच्चा भयानक तरह से हंसने लगा। कविता उसे डांटते हुए बोली, आखिर उसकी क्या गलती थी जो तुमने उसको इतनी दर्दनाक मौत दी? कविता अपने बच्चे के मुंह से जवाब सुनना चाहती थी कि उतने में किसी ने ज़ोर से कविता के कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। कविता का गला पूरी तरह सूख चुका था। कविता घबराए हुए ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही पल में जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल सन्न हो गई। कविता के सामने सानिया खड़ी हुई, जिसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंद थी। वो कविता पर भड़कते हुए बोली, तूने ही मेरे पति को मारा है, बता तूने मेरे पति को क्यों मारा? कविता ने घबराहट के साथ कहा, मैंने उनको नहीं मारा। झूठ, तूने सबसे पहले माँ जी को खाया, फिर मेरे पति को। तू औरत नहीं, तू एक डायन है, सानिया ने गुस्से के साथ कहा। कविता का ध्यान सानिया की बातों से ज़्यादा अपने बच्चे के ऊपर था। वो गुस्से से सानिया को घूरे जा रहा था। उसकी लाल आंखों के अंदर गुस्सा उतर चुका था। वही कविता आंखों के इशारे से मना करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका बच्चा उसे एक बार भी नहीं देख रहा था। सानिया गुस्से में आकर काफ़ी कुछ बोल रही थी, पर अचानक से उसकी आवाज़ गले में ही अटकी रह गई। सानिया बोलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर उसका मुंह तक भी नहीं खुल पा रहा था। घर के सब लोगों को अब यकीन होने लगा था कि इन सब घटना के अंदर कविता का कोई ना कोई हाथ ज़रूर है। जैसे ही सब लोग कविता के कमरे से बाहर गए, वहीं कविता ने फिर से अपने बच्चे को डांटते हुए कहा, तू सबको परेशान क्यों कर रहा है? अब सबको मेरे ऊपर शक हो रहा है। इन सब के पीछे मैं हूँ। अब तूने किसी को परेशान किया तो देख लेना, अंजाम सही नहीं होगा। गुस्से में कविता ने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट दिया था। वहीं कच्चे कलुए ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, जो भी आपको परेशान करेगा वो मरेगा। वहाँ से कच्चा कलुआ गायब हो गया। कविता उसे पुकारती रह गई। सानिया अपने पति के लाश के पास बैठी हुई थी। जैसे ही सुबह हुई,
उतने में रीना ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रीना की आंखें हैरानी से खुली हुई थी। रीना ने देखा आंगन में सानिया के पति की लाश पड़ी हुई है। उस लाश का पेट फटा हुआ था। आसपास काफ़ी खून बिखरा हुआ था। उसके पेट से आंतें गायब थी, जैसे किसी ने उसकी आंतें खा ली हो। पास में देखा कि सानिया भी ज़मीन पर पड़ी हुई है। उसके हाथ और मुंह में काफ़ी खून लगा हुआ था। इससे ये समझ आ चुका था कि सानिया ने ही अपने पति के पेट को फाड़कर खाया था। रीना डर के मारे कांपते हुए सानिया की ओर बढ़ने लगी ताकि ये पता चल सके कि वो जिंदा है या मर चुकी है। सानिया भी मरी पड़ी हुई थी। ये देखकर रीना पूरी जान लगाकर चीखने लगी थी। उसकी चीख को सुनकर सब सो रहे लोग उठकर दौड़ते हुए आए और ज़मीन पर पड़े सानिया और उसके पति की लाश को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। रीना ने थरथराते हुए होठों से कहा, सानिया ने अपने पति का ये हाल क्यों किया? आखिर ये सब हो क्या रहा है? किस कारण से घर में मौतें हो रही हैं? कविता ये सब देखकर हक्की बक्की थी। उसे अपने बच्चे पर शक हो रहा था, लेकिन ये मौत का नज़ारा बेहद ही खौफनाक था। वहीं कविता अपने बच्चे को पुकारने की कोशिश कर रही थी, पर उसका बच्चा आज उसके सामने आ ही नहीं रहा था। कविता के पुकारने पर हमेशा वो चला आता था, पर आज दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं घर के बाकी लोगों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं शाम के वक्त कविता बैठी हुई थी, किसी गहरी सोच में खोई हुई सी। अचानक से उसके कानों में उसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। बच्चा कविता को पुकारते हुए बोला, माँ, मैं आ गया। कविता ने उसे देखकर पहले तो काफ़ी गुस्सा किया और उसके बाद कविता ने उससे सवाल करते हुए पूछा, कहाँ चला गया था? और सबसे ज़रूरी ये बता, तूने इस बार सानिया को मौत के घाट उतार दिया ना? इस पर वो बच्चा कुछ देर तक खामोश था। दूसरे क्षण उसने भयानक आवाज़ में कहा, मैंने ही उसे मारा था। ये बताते हुए वो उसी यादों में खो गया। रात का वक्त सानिया अपने पति की लाश के पास आंगन में बैठी हुई थी। उसकी आंखें अभी तक आंसू से नम थी। उतने में सानिया के कानों में किसी के खिलखिलाकर मुस्कुराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सानिया एकदम से हैरान होकर इधर उधर देखने लगी। तभी एक कोने में उसे एक भयानक सा दिखने वाला बच्चा दिखाई देने लगा। उसे देखकर सानिया ने तुरंत सवाल करते हुए बोला, कौन हो तुम? किसके बच्चे हो? इसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा सानिया के करीब बढ़ने लगा। सानिया ऊपर से उसका भयानक रूप देखकर थर-थर काँप रही थी। इतने में वो बच्चा काफ़ी तेज़ रफ्तार से आया और हवा की तरह सानिया के शरीर में समा गया। सानिया के अपने पति की लाश को ललचाई नज़रों से देखने लगी। उसकी आंखें एकदम से लाल हो चुकी थी। सानिया ने गुस्से से गुर्राने की आवाज़ निकाली और अपने पति की तरफ ललचाई नज़रों से देखते हुए बोली, आज तो इसके मांस से अपनी भूख शांत करूँगी। इसके बाद सानिया ने अपने नाखूनों से अपने पति के पेट को बीच से फाड़ दिया। उतने में उसकी आंत निकालकर खाने लगी। पेट से आंत के निकलने के कारण ज़मीन पर काफ़ी सारा खून टपक रहा था। सानिया के शरीर में समाये कच्चे कलुए ने अपना पेट भर लिया था। उसे अब सानिया के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसका कविता से लड़ना उसके बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उतने में सानिया ने गुस्से में आसपास देखा तो उसे ज़मीन पर फसल काटने वाला हथियार पड़ा हुआ था मिला। सानिया ने मजबूत हाथों से उसको उठाकर काफ़ी तेज़ी के साथ गर्दन पर रगड़ने लगी। सानिया के गर्दन से खून की तेज़ धार निकल रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरे थे। बिल्कुल सामान्य भाव से गर्दन को आधा काट लिया था। इतने में कच्चा कलुआ सानिया के शरीर से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही सानिया तेज़ी से ज़मीन पर छटपटाने लगी। गला कटने के कारण वो किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सकती थी। इसी के साथ सानिया की मौत हो गई। कच्चा कलुआ कविता को पूरी कहानी सुनाकर
वहाँ से गायब हो गया, जिसे सुनकर कविता ने कस के अपना सर पकड़ लिया। हालांकि कविता के सामने घर वालों की मौत देखकर उसे खुश होने की जगह दुख ही महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग कविता को ताने देने लगे थे। उनके घर के लोगों की भी मौतें होना शुरू हो गई थी। इन सभी मौतों के पीछे कच्चा कलुआ का ही हाथ था। वहीं एक दिन पूरे इलाके से बात फैल गई कि कविता एक टोनही है और जो उसके बारे में बोलता है उसे मौत के घाट उतार देती है। इस खबर के बाद सब कविता से दूर रहने लगे। कोई भी कविता को आंख उठाकर एक नज़र नहीं देख रहा था। कविता ये देखकर थोड़ी भी खुश नहीं थी और उससे ज़्यादा वो दुखी थी। वहीं गांव के लोगों के अंदर कविता को सबक सिखाने की साजिश चलने लगी। इसकी खबर की भनक कविता को बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ गांव वाले मिलकर कविता के घर पहुंच गए और उसे घर के बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगे, कविता टोनही, जल्दी से बाहर आ जा, वरना तेरे पूरे घर को आग में फूंक देंगे। तेरे साथ साथ घर के बाकी लोग भी जलकर मर जाएंगे। उस भीड़ की आवाज़ सुनकर घर वालों के साथ जैसे ही वो बाहर आई, उतने में लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसे जलाने ले जाने लगे। कविता खुद को निर्दोष साबित करने के लिए काफ़ी सफाई दे रही थी, पर गांव वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। कविता खुद को छुड़ाकर भागना चाहती थी, पर लोगों ने उसे अच्छी तरह से पकड़ रखा था। कविता को जाते हुए उसका बच्चा एकटक देखे जा रहा था, उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। गांव वाले कविता को एक पेड़ के पास ले जाकर उसे पेड़ से बांध देते हैं। लोगों ने उसे जलाने की ठान रखी थी। आसपास 10-12 लोग इकट्ठा थे। एक आदमी ने कविता को जलाने के लिए उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया। दूसरे आदमी के हाथ में आग थी। उस आदमी ने कड़क आवाज़ में सवाल करते हुए बोला, बोल, तूने लोगों को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था तेरा उन्होंने? मैंने किसी को नहीं मारा, कविता ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। वो आदमी बार बार कविता से सवाल कर रहा था, पर कविता की आंखें किसी और को खोज रही थी। तभी वो दिख ही गया जिसे उसकी तलाश थी। वो था कविता का बच्चा। अचानक वो आदमी ने कविता के काफ़ी पास से आग को लेकर गया, लेकिन उसका बच्चा बस एकटक कविता को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। कविता हैरान थी, आखिर उसका बच्चा आज उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। उतने में वो आदमी कविता को आग के हवाले करने ही वाला था कि अचानक से आग बुझ गई। भीड़ के बीच से एक आदमी ने कहा, ये तो नहीं अपना जादू दिखाना शुरू कर रही है, इससे पहले ज़्यादा कुछ करे, इससे मार दो, यही अच्छा है। अचानक से लोगों को बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। सब ने कविता की ओर देखा तो उसके पीछे से वही बच्चा निकल कर आया। उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। कोई कुछ समझ पाता, उतने में भीड़ में खड़े एक आदमी का बुरी तरह से शरीर अकड़ने लगा। उसे देखकर दूसरे आदमी का भी शरीर अकड़ने लगा। धीरे धीरे सब लोगों का शरीर अकड़ने लगा। सब वहीं ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगे। देखते ही देखते लोगों की मौत हो गई। सारे लोग एक ही झटके में मर चुके थे। कविता ये नज़ारा देखकर समझ चुकी थी कि कच्चा कलुआ कितना शक्तिशाली था, जो उसके पलक झपकते ही कितने सारे लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। वहीं कविता सीधा भागते हुए घर चली गई। अब किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसे कोई रोक सके। साथ ही इतने लोगों की मौत का इल्ज़ाम कविता के ऊपर ही आया था। अब कविता से हर कोई डर रहा था। वहीं कविता अपने बच्चे के साथ काफ़ी खुश थी। उसे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था कि उसने अपने बच्चे को मारकर कुछ गलत किया। कुछ दिनों तक सब बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे कविता के बेटे का बिहेवियर काफ़ी बदला बदला सा महसूस होने लगा था। कविता को अब वो प्यार भरी नज़रों से नहीं बल्कि गुस्से से भरी नज़रों से देखता था, पर कभी भी उसने कविता को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वहीं कविता अपने बच्चे को रोज़ रोज़ बकरे का मांस लाकर खिलाती और दिन पर दिन उसकी भूख भी बढ़ते जा रही थी। एक दिन की बात है जब रात के वक्त कविता अपने कमरे में सोई हुई थी। रात के करीब 2 बजे का वक्त हुआ था। वैसे जब भी कविता सोया करती थी
उसका बेटा अंधेरे में जागा करता था। उस दिन कविता सोई हुई थी कि उसका बेटा कविता के पास आते हुए बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस और शराब के साथ साथ खून भी चाहिए। कविता नींद में सोई हुई थी। उसने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, अभी काफ़ी रात है, कल सुबह लाकर दे दूँगी। कविता दोबारा से गहरी नींद में सो गई। उतने में फिर से उसका बच्चा ज़िद करता हुआ बोला, मुझे अभी चाहिए, अभी ला कर दो। उस बच्चे की ज़िद पर कविता की नींद खराब हो रही थी। काफ़ी दिन से वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी, जिस कारण उसे तेज़ नींद आ रही थी और उसने अपने बच्चे को डांट दिया। कविता डांट कर तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। वहीं उसका बच्चा गुस्से वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। अचानक उस बच्चे ने कविता का हाथ पकड़ा और उसे कस के मुंह में दबा लिया। कविता काफ़ी ज़ोर से चीख उठी। कविता के हाथों से जो खून रिस रहा था उसे उसका बच्चा बड़े ही चाव से पी रहा था। कविता उसे देखकर काफ़ी घबराई हुई थी। आज पहली बार था जो उसने कविता को नुकसान पहुंचाया था। उस बच्चे ने कविता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बहुत ही स्वादिष्ट खून है। पीकर भूख मिट गई। आखिर क्या कविता को अपने बच्चे से डरना चाहिए? क्या उसका बच्चा उसे मौत के घाट उतार देगा? कहीं कविता का बच्चा उसके ऊपर की आफत ना बन जाए या उसे ही बर्बाद ना कर दे। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।